नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी संजय मिश्रा को निरस्त किया। 31 जुलाई से उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से 3 बार एक्सटेंशन दे करके संजय मिश्रा को बनाए रखा था ईडी की कुर्सी पर, उसकी भर्त्सना किया, आलोचना किया और गैर कानूनी, अवैध कहा। सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलने के बाद जिस तरह से अमित शाह उभर करके सामने आए और उन्होंने सरकार का बचाव किया और विपक्ष को धमकाया, वह भी अपने आप में एक चुनौती का विषय है। लेकिन आज हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ संजय मिश्र को 3 बार एक्सटेंशन देकर के संविधान का, कानून का उल्लंघन किया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे गलत ठहराया है, तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई जनता के बीच का आदमी गैर कानूनी काम करता है, अवैध काम करता है, तो उसे दंडित किया जाता है। और कभी कभी तो अगर मुस्लिम समाज का होता है, दलित पिछड़े समाज का होता है गैर कानूनी काम करने वाला, तो सबसे पहले उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाता है, उसके बाद अदालत उसे सजा देती है। तो दोहरा मापदंड क्यों? जनता के लिए मापदंड अलग और प्रधानमंत्री के लिए मापदंड अलग, ऐसा क्यों? गैर कानूनी कार्य अगर प्रधानमंत्री मोदी और शाह करते हैं तो उन्हें दंडित क्यों नहीं किया जाता? और एक नहीं, ऐसे सैकड़ों गलत काम, अवैध काम, गैर कानूनी काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जिससे कि लोकतंत्र कमजोर होता है और इस देश की जनता को भुगतना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से जिस तरह से आरएसएस के एजेंडे को लागू करने के लिए एक के बाद दूसरे गैर कानूनी काम कर रहे हैं, उसे आप, हम और सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन बोलने, आवाज उठाने की हिम्मत किसी में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश की संपत्ति को अडानी अंबानी के हाथों बेच देते हैं, तो क्या यह गैर कानूनी काम नहीं है? जिस संपत्ति को, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को नेहरू जैसे लेकर के मनमोहन काल तक सुरक्षित रखा गया और उसे बढ़ाया गया, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में आने के बाद बेचने लगते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि किसानों की खेती, उनके बाग, उनकी ज़मीन, उनके घर द्वार तक को बेचने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था 3 काले कानून ला करके। तो क्या 3 काले कानून को ला करके किसानों के खेत, बाग, घर द्वार को बेचना सही काम था? यह भी अवैध काम था, यह भी गैर कानूनी काम था। विपक्ष के फोन में पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके जासूसी करना न सिर्फ विपक्ष बल्कि सुप्रीम कोर्ट, मीडिया और जितने भी नौकरशाह हैं, सबके फ़ोन में पेगासस को भेजना और उनके कॉल को रिकॉर्ड करना, उनके कॉल को सुनना और व्यक्तिगत रूप से उन पर हमला करना, क्या ये गैर कानूनी काम नहीं है? लेकिन इस काम को बखूबी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और सुप्रीम कोर्ट में जब इस पर बहस शुरू हुई तो इसे कहा कि ये देश हित में है, देश की रक्षा के लिए, और देश के हित में नहीं बताया जाएगा कि सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल क्यों किया गया। और अंततः इस पर सुनवाई ही बंद हो गई, फाइल बंद हो गई। और बहुत से गैर कानूनी काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगर देखिए तो प्रधानमंत्री मोदी जिस गांव से, जिस शहर से, जिस घर से आते हैं, वहां पर भी इन्होंने गैर कानूनी काम किया। वर्षों पहले मैंने अमर उजाला में पढ़ा था और अमर उजाला को इंटरव्यू कोई और नहीं, प्रहलाद मोदी ने दिया था। उस इंटरव्यू में प्रहलाद मोदी ने बताया था कि आज के प्रधानमंत्री
और उस समय के आरएसएस के प्रचारक नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले घर के गहने बेचने का काम किया था। घर के गहने बेच करके उस पैसे का कहाँ इस्तेमाल किया और आरएसएस के प्रचारकों के साथ उस पैसे का बेजा इस्तेमाल कहाँ किया, कोई पता नहीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संन्यास नहीं लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इन्होंने घर छोड़ा था, बल्कि इन्हें घर से बाहर किया गया था, घर से भगाया गया था, बाहर का रास्ता दिखाया गया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि नरेंद्र मोदी अपने पिता के कातिल हैं। नरेंद्र मोदी की वजह से ही दामोदर मोदी की मौत हुई थी। यह बात किसी और ने नहीं, प्रहलाद मोदी ने कहा था, अमर उजाला को इंटरव्यू में बताया था। बाद में काफ़ी हड़कंप मचा था इस पर और अमर उजाला के उस प्रति को या उस दिन के अखबार को जब्त कर लिया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ था ये, इसलिए उस पर रोक लगा दी गई, उसके प्रकाशन पर रोक लगा दी गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म ही गैर कानूनी कार्यों से होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डेट ऑफ बर्थ एक नहीं है, 2 बार है, 2 बार पैदा हुए हैं नरेंद्र मोदी। सबसे बड़ा झूठ तो यही है कि जिस व्यक्ति की पैदाइश ही झूठ है, झूठ के आधार पर पैदाइश है, एक नहीं 2 बार बर्थडे मनाए और उसके बावजूद उसे लोग प्रधानमंत्री बना दें, उसकी असलियत को न समझें, उसके चाल चरित्र चेहरे को न समझें और प्रधानमंत्री बना दें और वह पूरे देश को बेच दे, जो भी काम करे वो गैर कानूनी हो, तो इसे कहाँ तक बर्दाश्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आरएसएस में शामिल हुए थे, घर से भगाए गए थे, उसके बाद जा कर के आरएसएस में शामिल हुए थे, तो वहाँ पर भी इन्होंने गैर कानूनी काम किया, झूठ बोला था। उस समय आरएसएस प्रचारक बनने के लिए, आरएसएस में शामिल होने के लिए कुंवारा होना, ब्रह्मचारी होना जरूरी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने को ब्रह्मचारी बताया, कुंवारा बताया और वह आरएसएस में शामिल हुए। लेकिन प्रधानमंत्री कुंवारे नहीं थे, बैचलर नहीं थे, ब्रह्मचारी नहीं थे, उनकी शादी हो चुकी थी। हाँ, ये बात जरूर है कि शादी जिससे हुई थी, यशोदाबेन से हुई थी, उन्हें एक परित्यक्ता बना करके छोड़ा। तो सच पूछिए तो परित्यक्ता बना करके छोड़ना भी तो गैर कानूनी काम है। अगर पत्नी से कोई संबंध नहीं रखना था तो सीधे सीधे तलाक दे देते, लेकिन न तो तलाक दिया और न पत्नी का दर्जा दिया और उसे जिंदगी भर, अभी जिंदा है, एक अध्यापिका के रूप में काम करती रही। मैंने कहीं पढ़ा था कि 14,000 रुपये उनकी पेंशन है, 14,000 रुपये में गुजारा कर रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी यशोदाबेन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से झूठ और जुमले जितने भी गढ़े थे, चाहे वो अच्छे दिन आएंगे, चाहे वो 15-15 लाख, चाहे वो किसानों की आय दोगुनी, चाहे वो बेरोजगारों को हर साल 2 करोड़ नौकरियां, क्या ये गैर कानूनी काम नहीं है कि लोगों को सब्जबाग दिखा करके, लोक लुभावन नारे दे करके चुनाव जीत लीजिए और उसके बाद इन्हें भूल जाइए और काम करिए अडानी और अंबानी का, और उस अडानी को दुनिया का नंबर 2 का व्यापारी बना दो और इस देश की सारी संपत्ति उसके हाथ बेच दो। ये गैर कानूनी काम नहीं है। सिर्फ यही तक गैर कानूनी काम नहीं रुकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो विपक्ष को खत्म कर देना चाहते हैं। जेपी नड्डा जो बिहार गए हुए थे कुछ समय पहले, उन्होंने कहा कि अब विपक्ष की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लोकतंत्र में विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50 साल तक राज करेंगे, किसी विपक्ष की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या ये गैर कानूनी बात, असंवैधानिक बात नहीं कहा उसने? और इसका समर्थन मूक समर्थन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और प्रजातंत्र के खिलाफ जितने भी प्रजातंत्र को खोखला बनाने के
के लिए जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं उस पर भी नरेंद्र मोदी खामोश रहते हैं। मणिपुर जल रहा है उसके ऊपर उन्हें ट्वीट करने या उसके ऊपर संवेदना व्यक्त करने और जलते हुए मणिपुर को सांत्वना देने के लिए, लोगों को समझाने बुझाने के लिए टीवी पर आकर के जनता के नाम संदेश, देश के नाम संदेश नहीं देते हैं और चुनाव प्रचार में इस तरह से व्यस्त हो जाते हैं कि लगता है कि सारी कायनात को ये अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना चाहते हैं। लोकतंत्र को ही नहीं, दुनिया को ही नहीं, पूरी सृष्टि को, पूरी ब्रह्मांड को अपनी जागीर समझने लगते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु बनने चले हैं, लेकिन विश्व में ईसाई भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, हर कोई है, लेकिन इन्हें कौन मानता है विश्व गुरु? सिर्फ भारत के अंधभक्त, कुछ पंडित, पुरोहित, बनिया, ठाकुर, जिसकी जो भारतीय जनता पार्टी का रीढ़ है, यही लोग इन्हें विश्व गुरु मानते हैं और कोई भी इन्हें विश्व गुरु नहीं मानता। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में पैगंबर मोहम्मद को अपमानित किया गया, नूपुर शर्मा ने जिस तरह से अपमानित किया, मुस्लिमों की आबादी दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर ईसाई है, दूसरे नंबर पर मुस्लिम है, तीसरे नंबर पर हिंदू आते हैं। तो मुस्लिमों की एक बहुत बड़ी संख्या को जिस तरह से अपमानित करने का काम नूपुर शर्मा ने किया था, जो कि बीजेपी की थी, उस पर भी घुटने टेकने पड़ गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। और क्या कोई मुस्लिम देश, जिस देश में पैगंबर की अवहेलना की जाती है, पैगंबर का अपमान किया जाता है, उस देश के प्रधानमंत्री को कोई विश्व गुरु मानेगा? कोई भी मुस्लिम कंट्री विश्व गुरु मानेगी? लेकिन नहीं, एक र्यूमर, एक अफवाह फैला रखे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं और दुनिया में इनका डंका बजता है। तो साथियों, गैर कानूनी काम करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितना महारत हासिल है, इतना इनके पहले के 14 प्रधानमंत्रियों को नहीं था। इसका आधा भी नहीं था, इसका चौथाई भी नहीं था। जितना झूठ बोलते हैं, जितना देश की जनता को गुमराह करते हैं, जितने अवैध काम करते हैं, जितने गैर कानूनी काम करते हैं, इतना किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिशा में देश को लेकर के जा रहे हैं और जिस तरह से वो लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, क्या ये गैर कानूनी नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को खरीद लिया है, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ होता है। इतना विज्ञापन के पैसे देते हैं और पैसे खिलाते हैं मीडिया को कि मीडिया उनका चाटुकार बन गया है। आज की मीडिया पत्रकारिता नहीं, चाटुकारिता कर रही है राष्ट्रीय स्तर की मीडिया। आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री का जय जयकार, प्रधानमंत्री का चरण बंदन, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां, यही बखान करने में 24 घंटे गुजार देता है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया का काम क्या होता है? मीडिया का काम क्या होता है कि सरकार की बुराइयों की आलोचना करे, सरकार की पोल खोले, सरकार के विभागों में जो गलत काम, जो भ्रष्टाचार है, उसकी पोल खोले और इस देश को एक नई दिशा दे और सत्ता से समझौता किसी भी तरह से न करे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर के अब तक जितना खिलाया है मीडिया को, इतना किसी भी, इसका आधा, इसका चौथाई भी किसी प्रधानमंत्री ने मीडिया को विज्ञापन के पैसे नहीं दिए होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से साम दाम दंड भेद लगा करके विपक्ष पर हमला कर रहे हैं, विपक्ष को डरवा रहे हैं और विपक्ष को एकजुट नहीं होने देना चाहते हैं, क्या ये गैरकानूनी काम नहीं है? क्या ये अवैध काम नहीं है? किस धारा में आता है, इसे तो कोई वकील या कानूनविद ही बता सकता है कि उनकी कारगुजारियाँ, उनकी गतिविधियाँ जो अवैध हैं वो किस धारा में आती हैं, उसे तो कोई वरिष्ठ वकील ही बता सकता है। लेकिन इतना जान लीजिए कि प्रधानमंत्री जो कुछ भी करते हैं,
जो कुछ कहते हैं कि ये अच्छा कर रहे हैं, हम देश के हित में कर रहे हैं, वो देश के हित में नहीं होता है, वो गैर कानूनी होता है, वो अवैध होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से साम दाम दंड भेद लगा करके और इस देश के विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, इस देश के संविधान को रौंदना चाहते हैं और राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, विपक्ष का मानना है, बुद्धिजीवियों का मानना है और इस देश के प्रबुद्ध लोगों का मानना है कि अगर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं हराया जाएगा तो 2029, 2034, 2039 का लोकसभा चुनाव नहीं होगा और लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाएगा। इन्होंने नए संसद भवन में जिस सिंगोल का महिमा मंडन किया था और उसके सामने साष्टांग पड़ गए थे और उस सिंगोल को लेकर के पूरे नए संसद भवन में टहले, उससे क्या संदेश जाता है? सिंगोल राजतंत्र का प्रतीक है, तो क्या प्रधानमंत्री प्रजातंत्र की जगह राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं? यह प्रतीक उन्होंने पहले ही जाहिर कर दिया है कि वो इस प्रजातंत्र को राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं और उसके लिए साम दाम दंड भेद, सीबीआई, ईडी, आईटी और जरूरत पड़ेगी तो आपातकाल भी घोषित कर सकते हैं। तो संघ के एजेंडे को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से जितनी गैर कानूनी काम कर रहे हैं, अवैध काम कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला एजेंडा था आरएसएस का राम मंदिर। राम मंदिर का झगड़ा वर्षों से आ रहा है। 1984 में ताला खुलवाया था राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का, उसके बाद से ही गतिविधियां वहां पर शुरू हो गई और 1992 में 6 दिसंबर 1992 को जब मस्जिद को ढहा दिया जाता है, उसके बाद से सियासत तेज हो जाती है और राम मंदिर के लिए जो मुकदमा जाता है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी हिंदू पक्ष की विजय होती है और मुकदमे को जिस ढंग से लड़ा जाता है और मुकदमे का जिस ढंग से फैसला सुनाया जाता है, क्या वो गैर कानूनी नहीं है? फैसला लिखा जाता है आरएसएस के कार्यालय नागपुर में और सुनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में। जिस जज ने फैसले को सुनाया, रंजन गोगोई ने, उनके साथ हालांकि और भी कई जज थे, उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है। 3 महीने के अंदर उन्हें पुरस्कृत किया जाता है, हो सकता है कैश भी दिया गया हो। और रंजन गोगोई जिस एक मामले में फंसे थे, किसी महिला ने उनके ऊपर यौन उत्पीड़न और बलात्कार का आरोप लगाया था, तो पता लगा कि उनसे सौदेबाजी की गई थी कि अगर राम मंदिर के पक्ष में फैसला नहीं सुनाओगे तो उस महिला की बात को आगे बढ़ा दिया जाएगा और हो सकता है कि महाभियोग भी लाया जाए। डर गए रंजन गोगोई और जैसे मर्जी हुई वैसे फैसले कराए गए और राम मंदिर के फैसले में, उस फैसले पर किसी जज ने हस्ताक्षर नहीं किया था क्योंकि फैसला एक तरफा था और फैसले में खुद ही जज ने कहा था कि आस्था के आधार पर मंदिर बनाने के लिए जगह दी जा रही है और मुस्लिम पक्ष की दलील को नहीं सुनी गई और मुस्लिम पक्ष को लिए कई किलोमीटर पर जमीन अलॉट कर दी गई और उसके लिए कोई ट्रस्ट नहीं बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन हिंदू मंदिर, राम मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट बना दिया। तो राम के साथ भी राम के एजेंडे को लागू करने का काम जो कि गैर कानूनी था, सरकार का काम धार्मिक एजेंडे को लागू करना नहीं होता है। यह देश धर्मनिरपेक्ष है, संविधान धर्मनिरपेक्ष है, तो किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है किसी सरकार के द्वारा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद नींव पूजन किया था राम मंदिर का, तो क्या यह संविधान विरोधी नहीं है? असंवैधानिक काम नहीं किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का नींव पूजन करके। धारा 370, आपको बता दें कि धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। 2 अगस्त से सुनवाई हो रही है। चूंकि ये बहुत बड़ा मामला है और रंजन गोगोई नहीं है अब कोई कि तुरंत मुकदमा आए और तुरंत जिता दिया जाए सरकारी पक्ष को।
आज के चीफ जस्टिस रीढ़ वाले व्यक्ति हैं चंद्रचूड़ साहब। चंद्रचूड़ साहब के अदालत में देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है, अन्याय नहीं है। तो 370 पर सुनवाई होने जा रही है और समीक्षकों का कहना है, लोगों का कहना है, कानूनविदों का कहना है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सरकार की फजीहत होने जा रही है और 370 फिर से बहाल कर दिया जाएगा। समान नागरिक संहिता पर आजकल बहुत चर्चा है। एक जैसा समान कानून सिखों के लिए, मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए, बौद्धों के लिए, सब के लिए बनाना चाहते हैं। सिख लोग अलग बैठे हैं, नाराज, कोई नहीं समर्थन कर रहा। नागालैंड के लोग नहीं समर्थन कर रहे हैं, इनके एनडीए के लोग ही नहीं समर्थन कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का ठसक आरएसएस का एजेंडा है तो उन्हें लागू करना ही पड़ेगा। और देखिएगा जब अगली संसद का अधिवेशन होगा, मानसून सत्र का अधिवेशन होगा तो उसमें पेश किया जाएगा इसे और विधेयक पारित कर दिया जाएगा और कानून बना दिया जाएगा। समान नागरिक संहिता पर देश के ऊपर थोपा जाएगा। और ये समान नागरिक संहिता न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है बल्कि हिंदुओं के खिलाफ है, खास करके ओबीसी, एससी, एसटी के खिलाफ है। एक व्यक्ति एक समान नागरिक संहिता अपने देश में फिलहाल नहीं लागू हो सकती है, क्योंकि हमारे देश में बहुधर्मी लोग रहते हैं, बहुसंस्कृति के लोग रहते हैं। हमारी साझा विरासत है और उस विरासत के तहत, उस साझा संस्कृति के तहत हम सदियों से एक साथ रह रहे हैं और एक दूसरे के धर्म का आदर कर रहे हैं, एक दूसरे के धर्म को मानते हैं और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह रहे हैं। लेकिन उस सौहार्द को ख़त्म करने का और हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतने का मादा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर है तो क्या ये गैर कानूनी नहीं है? हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण भी इनका एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है, जिसे बखूबी निभा रहे हैं 2014 से 2019 तक। जितने भी राज्य के चुनाव होते हैं हर जगह हिंदू मुस्लिम और मुसलमानों के नरसंहार की बातें कराई जाती हैं आरएसएस के संगठनों द्वारा, साधु संतों के द्वारा, धर्म संसद में और जितने भी कट्टरपंथी हिंदू संगठन हैं उनके द्वारा। सबसे बड़ा जो एजेंडा है वो है हिंदू राष्ट्र। आरएसएस का एजेंडा 100 साल का एजेंडा है ये। इसी एजेंडे को लागू करने के लिए ही आरएसएस का गठन 1925 में किया गया था, दशहरे के दिन। लेकिन 100 साल बीत गए, ये एजेंडा लागू नहीं हुआ, क्योंकि ये एजेंडा लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है, धर्मनिरपेक्षता का विरोधी है, समानता का विरोधी है। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो गतिविधियां चल रही हैं, जिस तरह से कस्में खाई जा रही हैं, शहर शहर में हिंदू युवा वाहिनी के लोग जाते हैं, काट डालने, मार डालने की बात करते हैं और कस्में खाते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना करके रहेंगे, कुछ भी हो जाए। जो हिंदू राष्ट्र के रास्ते में रोड़ा बन करके आएगा उसे खत्म कर दिया जाएगा, बलिदान दिया जाएगा, बलिदान लिया जाएगा, कत्लेआम किया जाएगा, खून बहाया जाएगा। इस तरह की कस्में खाई जा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चुप मौन बैठी है, मौनी बाबा बने हुए हैं। मनमोहन सिंह को मौनी बाबा कहते थे, लेकिन खुद मौनी बाबा बने हुए हैं। जितनी भी असामाजिक गतिविधियां हो रही हैं, क्या प्रधानमंत्री को पता नहीं है? देश के बच्चे बच्चे को पता है कि हरिद्वार धर्म संसद में संविधान का विकल्प पेश किया गया था, भगवा संविधान जो मनुस्मृति पर आधारित था, उसे पेश किया गया था कि हिंदू राष्ट्र बनाए जाने पर इसे लागू किया जाएगा। क्या यह गैर कानूनी नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गैर कानूनी कृत्यों को 15 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे में नहीं बताया जा सकता है। बस ये तो कुछ वानगी है। और जितनी भी गतिविधियां इनकी हैं शुरू से अंत तक, 2014 से क्या 2002 से जब से मुख्यमंत्री बनते हैं ये, तब से लेकर के अब तक 23-24 सालों में जितनी गतिविधियां, आपराधिक गतिविधियां, गैर कानूनी अवैध गतिविधियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयोजित की हैं, उसे कुछ शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता है।
अंत में 3 सवाल। गैर कानूनी अवैध कार्य करने से जनता को दंडित किया जाता है, बुलडोजर चलाया जाता है। अदालत का निर्णय आने के पहले ही, अदालत सज़ा नहीं दे पाती है उसके पहले ही गैर कानूनी काम करने वालों पर बुलडोजर चल जाता है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिन्होंने कि सैकड़ों गलत काम, सैकड़ों गैर कानूनी काम, सैकड़ों अवैध काम किया है, इन्हें दंडित नहीं किया जाए? इन्हें इस देश की कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं दंडित कर सकती है? नहीं करेगी दंडित, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका तक प्रधानमंत्री की पकड़ है। लेकिन जनता तक पकड़ तो थी 2014 और 2019 तक, लेकिन अब जनता की तरफ पकड़ नहीं है उतनी जितनी की पहले थी। तो प्रधानमंत्री के गैर कानूनी अवैध कार्यों का जनता की अदालत में फैसला होगा। और जब 2024 में चुनाव का समय आएगा, ईवीएम की बटन दबाएगी इस देश की जनता, 90 करोड़ जनता जब ईवीएम की बटन दबाएगी, तब नरेंद्र मोदी को दंडित करेगी। गैर कानूनी काम अगर प्रधानमंत्री करते हैं, इनके नेता करते हैं, इनके सांसद करते हैं, ब्रजभूषण सिंह करते हैं, यौन शोषण करते हैं, यौन उत्पीड़न करते हैं, तो वो गलत काम नहीं माना जाता। इनके मंत्री अगर कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, तो वो गलत नहीं होता है और उसे राज्य मंत्री से केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है। इनके मंत्रिमंडल के लोग हेट स्पीच देते हैं तो वो हेट स्पीच नहीं होती है, मधुर बाणी होती है। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? गैर कानूनी कार्यों का जनता में क्या संदेश जाएगा? जब एक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके कोई व्यक्ति गैर कानूनी काम करता है, तो क्या उस देश की जनता गैर कानूनी काम नहीं करेगी? और गैर कानूनी कार्यों का बढ़ावा नहीं मिलेगा जब एक प्रधानमंत्री गैर कानूनी अवैध काम करेगा, तो क्या ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं बन जाएगा गैर कानूनी काम करने का? जब एक प्रधानमंत्री गैर कानूनी काम करके संविधान को खोखला करता है, लोकतंत्र को नष्ट करता है, लोकतंत्र के चारों स्तंभों को नष्ट कर देना चाहता है, तबाह कर देना चाहता है इस देश को बेच करके, तो क्या ऐसे व्यक्ति को फिर से प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? जनता की अदालत में प्रधानमंत्री का मुकदमा जाने वाला है। 9 महीने के अंदर बटन दबाने का, ईवीएम का अवसर आने वाला है और प्रधानमंत्री के गैर कानूनी और अवैध कार्यों का हिसाब आपको देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी आवाज़ ओबीसी, एससी, एसटी तक, मुसलमानों तक और इस देश के 90 करोड़ मतदाताओं तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।